चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में जो है सो कि हम लोग आवेश के गुण के बारे में पढ़ रहे थे ना। ठीक, तो आवेश के गुण के विषय में हम लोग जो है सो कि तीसरा पॉइंट था या चौथा था? चौथा लिख रहे थे। ठीक, तो जैसो कि अगर देखा जाए तो चौथे पॉइंट में हम लोग ए बी और सी करके तीन चीज़ें हमें समझनी थी। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है, और वो जब रेस्ट में रहता है, क्या रहता है? रेस्ट में रहता है, विराम में रहता है। ठीक है, जैसे मान लो ये बिंदुवत आवेशित कण है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है। हम लोग जब बनाते हैं तो बड़ा साइज में होता है, या देखने समझने के लिए तो बड़ा ही बनाते हैं। अब परमाणु हम लोग बड़ा बड़ा बना के समझ रहे होते हैं, जो कि रियल लाइफ में दिखता ही नहीं है। तो बनाने के लिए भले हम लोग बहुत बड़ा बना लें, लेकिन मान लीजिए कि एक बिंदुवत आवेश है, बहुत ही पॉइंट चार्ज है, छोटा पॉइंट चार्ज है। तो अगर इस पे आवेश है तो पहला केस ये था कि यदि ये रेस्ट में रहेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर यही आवेशित कण, यही जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, देखिए आप मेरी बात को सुनेंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, अन्यथा सीधे आप ऊपर जाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यदि ये जो आवेशित कण है आपका, ये जो चार्ज पार्टिकल है जिस पर आवेश है, ये अगर चलने लगे, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए, क्या आ जाए? और ये वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्या रहे बोलिए? कांस्टेंट यानी कि नियत रहे। एक ही स्पीड से एकदम चलता चला जाए, उसका स्पीड ना तो बढ़े ना घटे, यानी ना उसका एक्सेलरेटेड हो ना डी एक्सेलरेटेड हो, ना ही वो त्वरित गति हो ना ही वो मंदित गति हो। आई बात समझ? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होती है, वेग जब आवेशित कण का एक समान रहता है, नियत रहता है, तो उस समय ये जो आवेशित कण होता है अपने चारों तरफ एक ही तरह का क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, दो तरह का क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वो कौन कौन सा होता है? एक को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और दूसरे को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? ठीक है, देखो आप ये बात याद रखे ना रखे, आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा, अभी 10th के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे आप क्यों बता रहे हैं सर, रहने दीजिए फिर। ठीक है, कोई नहीं, मैं जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ये अच्छी चीजें हैं। ठीक ना? तीसरा, जैसो कि एक और चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये चार्ज पार्टिकल, ये जो आवेशित कण था, इधर एकदम इसी को कॉपी कर लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक ना? यही आवेशित कण जो है यहाँ पे लेके चले आते हैं, और ये क्या करे, इसका जो मोशन हो, इसकी जो गति हो, वो मान लो त्वरित गति हो जाए। क्या हो जाए? त्वरित गति हो जाए, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए। मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगे। क्या होने लगे? बढ़ने लगे। आई बात समझ में? इसमें एक्सेलरेशन आ जाए, तो ये कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो ये तीन चीजें क्रिएट करता है, तीन चीजों का निर्माण करता है। पहला, एक होगा हमारा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा बोलिए? दूसरा क्या होगा बताइए? वेरी गुड। दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा बता सकते हैं आप? नहीं। तीसरा जो है सो कि ये क्या करेगा? क्या ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? क्या करेगा? रेडिएशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? एनर्जी को रेडिएट करेगा। जैसे कहने का मतलब है, एक लाल एक रॉड ले लीजिए और उसको गर्म कर दीजिए, क्या करिए? तो उसमें से हीट निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो एज ए हीट जो होता है किसी गर्म वस्तु से रेडिएशन के फॉर्म में, जैसे हम तक आग वहां जल रहा होता है और आप यहाँ दूर से ही ऐसे करते हैं, आहा क्या बात है, धा लगता है आपको, आग लग जैसे मिलता है ना, उसमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? वैसे ही अगर ये आवेशित कण अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हुए एक्सेलरेटेड मोशन में जाने लगे, और उसके आसपास आप अगर खड़े हो और इसे हाथ खड़ा कर दें, तो आपको क्या महसूस होगा? एक पार्टिकल से नहीं होगा। कहने का मतलब है उसमें से ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होगी और अगर उसके आसपास में रहेंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हाँ, अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति करेगी तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगी ही करेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या उत्सर्जित करेगी? ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। और तीनों केस अलग अलग है, ऊर्जा उत्सर्जित करेगी।
ठीक है, तो ये जो है सो कि हम लोगों का ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कोई पूछे कि आवेशित कण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आप बताने से पहले एक सवाल पूछिएगा कि आवेशित कण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहले आप ये बताइए कि आवेशित कण विराम में है या गति में है, और गति में है तो उसका वेग एक समान है या वेग बदल रहा है, क्योंकि दोनों का केस अलग अलग है, ध्यान से देख लीजिए आप। आई बात समझ में? तो अगर सामने वाला फिर आंसर करे, उस क्वेश्चन का आंसर कर दे कि हाँ आवेशित कण विराम में है, तो कहिए सिर्फ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा उसके पास। ठीक है, और पूछेगी फिर समझाओ कैसे, तो बोलना अभी पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। आई बात समझ में? अभी पढ़ेंगे ना आगे हम लोग कैसे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण जब विराम में होता है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर वो चलने लगे और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। और अगर उसके पास एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेटेड मोशन आ जाए, त्वरित गति आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो एनर्जी रेडिएशन भी शुरू कर देता है, एनर्जी को रेडिएट करने लगता है, ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है। तो आई होप आप ये वाला पॉइंट शायद नहीं लिखे हुए थे। ठीक है, ये बाद में आप लिख लेंगे। तो ये आवेश का चौथा गुण था। पांचवा बात करते हैं, और कोई प्रॉपर्टी है इसकी तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, कण के गति का कण के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अब हमसे पूछा जाए कि सर इलेक्ट्रॉन जो है 10 के स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड बढ़ा के 20 कर लिया, स्पीड बढ़ा के 40 कर लिया, स्पीड बढ़ा के 200 कर लिया, स्पीड बढ़ा के जो है सो कि बहुत ज्यादा कर लिया, इसका स्पीड बदल रहा है, क्या स्पीड बदलने से क्या इसके चार्ज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि आवेश बेसिकली होता क्या है, आवेश किसी कण की प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैं कैसा बिहेव करता हूं ये मेरा चार्ज है। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो कम वेलोसिटी के लिए तो नहीं, लेकिन वेलोसिटी जब लाइट के आसपास चली जाए, प्रकाश की चाल जो कितनी होती है, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के आसपास चली जाती है, तो उस परिस्थिति में आपका क्या हो जाता है, एक चीज आ जाता है कि वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ उसका जो मास होता है वो बदलने लगता है। क्या बदलने लगता है? उसका मास बदलने लगता है, लेकिन चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सुनाई दिया सही से? चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी वेलोसिटी घटने बढ़ने से जो है सो कि आपका चार्ज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। तो इसी बात को आवेश के गुण में हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे कि कण के आवेश पर उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई कहे कि थोड़ा डेप्थ में समझा के बताओ, तो आप बोलना कि एक आइडिया तो मैं आपको दे सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा आंसर कर सकता हूँ। कैसे? देखो, हर परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन। इसके बाहरी कक्ष में कौन घूमता है? बाहरी स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है किस, मान लो सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? और तीसरे में कितना होता है? वेरी गुड, 2 8 10 और 1 11। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब जो है सो कि अलग अलग में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो के कक्ष में, दूसरा वाला एल होता है, तीसरा वाला एम होता है, तो के एल एम। हर कक्ष की ऊर्जा समान होती है कि अलग अलग? अलग अलग होती है। तो अगर अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां वाला हो या यहां वाला हो या फिर यहां वाला हो, सब पे चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ही होता है या अलग अलग होता है? हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो वही होता है, जबकि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? अलग अलग। सब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग।
आई बात समझ में? अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबकी वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग। आगे मिल जाएगा आपको 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको जैसे कि किस मतलब अलग अलग कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जैसे कि अलग अलग ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? सेम रहता है। तो अगर वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड करता, वेग के अनुसार आवेश होता, तो सब पर आवेश भी क्या होना चाहिए था? अलग अलग होना चाहिए था, क्योंकि सबके वेग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ आई बात? ये समझने वाली चीज थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आवेश का गुण ये होता है, आवेश के लिए अच्छी बात ये होती है कि उसके वेलोसिटी का ना, कण का जो वेग होता है वो कोई प्रभाव नहीं डालता आवेश के ऊपर। वेग कम हो, ज्यादा हो, बढ़ जाए, घट जाए, वो चार्ज जितना है उतना ही रहता है। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा, अगला गुण देख लेते हैं, छठा। ध्यान सुनिए मेरी बात। द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, जबकि इसका उल्टा बनाओ, क्या बनेगा? जबकि आवेश के बिना बोलिए क्या? द्रव्यमान संभव। ये बात किसी को समझ में आई? अगर आई तो एक्सप्लेन करिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, एग्जाम्पल देता हूं। आप कोई ऐसा कण बताइए जिसके पास आवेश हो लेकिन द्रव्यमान नहीं हो। सोचिए, कोई ऐसा चीज सोचिए, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा कण, कोई ऐसा पार्टिकल जिसका आप नाम जानते हो, सुने हो, पहचानते हो, जिसके पास चार्ज तो हो लेकिन मास नहीं हो। ऐसा होगा ही नहीं। पार्टिकल, आप किसी भी चीज पे चार्ज ढूंढने जाएंगे, किसी भी चीज का गुण ढूंढने जाएंगे, तो पहले वो चीज तो होना चाहिए, और उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है, उसके द्रव्यमान के कारण है, उसके मास के कारण है। आई बात समझ में? तो द्रव्यमान के बिना आवेश संभव, मतलब अगर आप आवेश की बात करते हो कि ये तो तय है कि वहां पर मास आएगा ही आएगा, कहने का ये मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा पार्टिकल नहीं ला सकते जिसके पास चार्ज तो हो लेकिन मास नहीं हो। मतलब अगर आप आवेश की कल्पना करते हैं तो द्रव्यमान आएगा ही आएगा। इसी बात को बोला गया द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। अच्छा, ऐसा सोचो, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, मतलब ऐसा चीज पॉसिबल है कि आवेश नहीं हो लेकिन उसके पास मास हो। हाँ, पॉसिबल है। कौन सा कण बताओ? न्यूट्रॉन है। अरे बोलिए हाँ या ना। न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन है। न्यूट्रॉन पर क्या कोई आवेश है? नहीं है ना। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है बेसिकली ना। अभी आपके हिसाब से ठीक ही है। तो न्यूट्रॉन पे अगर कोई आवेश नहीं है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन उसके पास द्रव्यमान है कि नहीं है? तो द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं ना कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। हाँ कि ना? मतलब जो मास है वो चार्ज के बगैर रह सकता है, जो मास है वो चार्ज के बगैर रह सकता है, मिल सकता है, लेकिन जो चार्ज है वो मास के बगैर नहीं हो सकता, द्रव्यमान के बिना पॉसिबल नहीं है। मास होगा तो चार्ज है। ये बात आपको समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे आते हैं विद्युत आवेश का मात्रक। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आपको पता है ना क्या होता है? बताइए क्या होता है? क्या? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। इसको किसे दिखाते हैं? हाँ, कूलॉम साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। कूलॉम होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा जैसे आप ये रिलेशन जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी कहते हो, 1000 केजी बराबर 1 टन कहते हो, वैसे ही आवेश में भी जो है सो कि छोटे बड़े मात्रक बनाए गए हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो जो आपको ज़रूरत है और जिसमें मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ बनाने के लिए, वो सब आपको थोड़ा सा सीखना है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का ये मिलेगा, ये देखो, इसको पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ते हैं? और यहाँ लिखा मैंने सी, तो इसको पढ़ेंगे माइक्रो। क्या पढ़ेंगे? और ये सी है कूलम, तो पढ़ेंगे माइक्रो कूलम। क्या पढ़ेंगे? तो 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10 का पावर -6 कूलम, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस माइक्रो का क्या मतलब होता है? 10 का पावर -6। ठीक है, आगे एक और जान लीजिए,
एन लिखा मैंने, एन का मतलब है नैनो, क्या मतलब है? ठीक है, हम यहाँ कहिएगा तो लिख भी देते हैं, वैसे इधर नहीं लिखते हैं, रुक जाइए। इसको बोलेंगे हम लोग एक माइक्रो कूलम, ऐसे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक नैनो कूलम। और इसका मतलब होता है 10 का पावर माइनस माइनस 9 कूलम। ऐसे ही एक इसके ऊपर ही हो जाना चाहिए था, छूट गया, मैं छोटा सा लिखता हूँ। एक स्मॉल एम है और ये कैपिटल सी है, इसको बोलते हैं एक मिली कूलम। क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ लिख देते हैं, आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। एक मिली कूलम। तो ये आपका हो जाता है 10 का पावर माइनस 3। कितना होता है? 10 का पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बात। अभी जब आगे आपको हम एक कूलम का नियम पढ़ाएंगे, तो वहां पे जो है सो कि आपको कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, तो वहां पे हम माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और ये मिली कूलम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उस वक्त आपको ये पता रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आवेश का सही मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपको, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन बनाने के लिए। आगे क्या है देखो, विद्युत आवेशों के बीच क्रियाशील बल। देखो, इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास दो बिंदुवत आवेश हैं, क्या है बोलिए? हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर चार्ज है Q1। कितना चार्ज है? Q1। और यहाँ से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदुवत आवेश है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, और वो पॉइंट चार्ज है Q2। कितना है? यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, तो इनके बीच एक बल लगता है। अगर ये समान प्रकृति के होंगे तो विकर्षण लगेगा, और अगर असमान प्रकृति के होंगे तो आकर्षण लगेगा। मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर दोनों प्लस हो गए तो, दोनों माइनस हो गए तो विकर्षण होगा। धन्यवाद। अब कितना बल लगता है उसको निकालने के लिए जो कूलम साहब हैं हमारे ना, कौन? जो कूलम साहब हैं, उन्होंने अपना एक नियम दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं कूलॉम का नियम। क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। तो जब आपसे कोई पूछे कि कूलॉम का नियम क्या है, तो कूलॉम के नियम में आपको इतनी बात बोलनी है कि दो बिंदुवत आवेशों, मेरे साथ साथ बोलिए, बढ़िया, दो बिंदुवत आवेशों, फिर आप लोग नहीं बोले, दो बिंदुवत, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल, आकर्षण या विकर्षण का, बिल्कुल, आकर्षण या विकर्षण का बल कितना होता है, वो ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किस तरह के उन्होंने बात कहा उन्होंने कि जो दो बिंदुवत आवेश होते हैं उनके बीच जो बल लगेगा, वह आकर्षण या विकर्षण जो भी प्रकृति का होगा, जिस तरह का होगा, वह आकर्षण या विकर्षण बल उन आवेशों के, नहीं बोला आपने, बोलिए, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। क्या बोलिएगा? आगे चलते हैं। आवेशों के गुणनफल, यहाँ पे न छूट गया ना जी, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती।
अच्छा, अगर उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग F से दिखाएं, किससे दिखाएं? यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जो उनके बीच F बल लगेगा वो समानुपाती होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 गुने Q2। आई बात समझ में? तो इसको आप बना लीजिए समीकरण 1, समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलम्स ने ये बोला, ठीक। और क्या बोला? बोला कि तथा, इसी में है, तथा उनके बीच की दूरी के, आप लोगों ने बोला, तथा उनके बीच की दूरी के, ध्यान से सुनिएगा, बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब उसका स्क्वायर करना है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोला मैंने? ये ऐसा व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा। यानी ये जो बल है वो चिन्ह तो ऐसा ही रहता है, लेकिन उसको हम लोग जब व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं तो बटा में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? तो आर लिखें कि आर का स्क्वायर लिखें? वेरी गुड, आर का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ये इसको मान लीजिए समीकरण 2। इन दोनों को मिलाकर के एक साथ ऐसे लिखा जाता है जैसो कि, अर्थात कूलम के नियम को अगर एक लाइन में लिखना हो तो जो बल होता है वो समानुपाती होता है Q1 गुने Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच के दूरी के वर्ग के। अब ये समानुपाती हटता है तो हमेशा एक बराबर आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? F बराबर लिखेंगे और आएगा K, जहां K क्या है? एक नियतांक है, इसका एक वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो K Q1 Q2 और बटा R स्क्वायर। ये आपका है कूलम के नियम का गणितीय रूप। क्या है बोलिए? आपसे जब पूछा जाए कि कूलम के नियम का गणितीय रूप बताइए तो आप यही बोलेंगे कि K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। बोलिए K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा, हाँ जल्दी बोलना होता है ऐसे बोलिएगा, K Q1 Q2 बोलिए बटा R स्क्वायर, K Q1 Q2 बटा, ठीक। यहां ये जो है वो आपका नियतांक है। क्या है बोलिए? एक कांस्टेंट होता है जिसका एक वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। K एक नियतांक होता है और इस K का मान याद रखिएगा 9 गुने 10 का पावर 9 होता है। कितना होता है? अच्छा, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कैसे मात्रक है वो भी दिखा देता हूं, अभी बस आप मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए देख लीजिए याद करने के लिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये K का मात्रक होता है। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी बात बोलेंगे, क्योंकि जो लोग जानकार होंगे उनको ये बात लगे कि नहीं, मुझे भी थोड़ी बहुत पता है। ये जो K का वैल्यू कांस्टेंट है 9 गुने 10 का पावर 9, ये निर्वात के लिए होता है। किसके लिए? मतलब जहां कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, अगर कोई दूसरा माध्यम आता है तो ये K का वैल्यू चेंज करता है, 9 गुने 10 का पावर 9 से चेंज करता है, बदलता है। लेकिन हम लोग और आपके क्लास में जितने सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे हमेशा K का वैल्यू ये इस्तेमाल करेंगे। हम लोग मान के चलेंगे कि हमेशा हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? निर्वात में। कहाँ बात कर रहे हैं? निर्वात में। तो हमेशा हम लोग वैक्यूम ही बात करेंगे, तो इसलिए हम लोग का K का वैल्यू फिक्स रहेगा। अच्छा, इस चीज को देख करके क्या आपको 9th क्लास याद नहीं आया? कितने लोगों को 9th क्लास याद आया? हाथ उठाइए। कहाँ याद आया? कौन सा चीज है? गुरुत्वाकर्षण वाला याद आया? याद करो, उसमें क्या हुआ करता था? दो वस्तु हुआ करता था जिसका मास क्या था? M1 M2 हुआ करता था। चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। M1 M2 मास हुआ करता था। क्यों नहीं चल रहा? ये कुछ बैठा हुआ है क्या इस पे? नहीं। M1 M2 दो बॉडी हुआ करते थे, इसके बीच का जो डिस्टेंस वो R हुआ करता था। तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो जो हम निकालने गए थे तो क्या बोला गया था कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। याद आया? इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद आया? फिर इन दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने ऐसे बनाया था, F समानुपाती होता है M1 इंटू M2 बटा, फिर समानुपाती हटा के हम लोग बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं G। याद आया? और यहां पे आ जाता है M1 M2 बटा
और जी एक नियतांक होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हुआ करता था, 6.67 गुने 10 का पावर माइनस 11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब इसका मात्रक अगर आपको वहां पता चला हुआ है कैसे आएगा तो ये मात्रक भी समझ में आ जाना चाहिए। देखो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आर तो दूरी था तो दूरी मीटर में होगा ना ऐसे ही मात्रक में, तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो देखो बल के साथ आर स्क्वायर इधर गुना में आ जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सेम कहानी इसकी भी तो होगी ना, यहाँ बल है यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा तो गुना में आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। और चूंकि यहाँ पर द्रव्यमान होता है दो m1 m2, तो इसका भी केजी में होगा इसका भी केजी में होगा, तो केजी गुने केजी क्या होगा केजी स्क्वायर, लेकिन इधर गुना में रहेगा इधर जाएगा तो अरे केजी स्क्वायर जी के साथ तो गुना में रहेगा ना, इधर आएगा तो बटा में रहेगा ना, तो क्या बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा में केजी स्क्वायर। तो उसका क्या बोलेंगे दिमाग लगाइए, यहाँ तो द्रव्यमान नहीं है आवेश है, तो ये भी कूलम में ये भी कूलम में, तो कूलम गुने कूलम क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, अरे होगा। तो इस के का मात्रक यहां निकालेंगे तो क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति बटा में कूलम स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात जो है सो कि एज ए मैंने आपको थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जो पहले आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो हम लोगों का बेसिक अभी सारा खेल इस पर चलने वाला है, जो कूलम का नियम है इस पे चलने वाला है। तो कूलम का नियम हम लोगों ने पढ़ा F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा ये हमको मिल गया। ठीक है, ये कूलम का नियम का गणितीय रूप हो गया। K का मान मैंने कितना बताया बताइए 9 गुने 10 का पावर 9 गुने 10 का पावर। ठीक, अब थोड़ा सा इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पे चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, कितना चार्ज है ध्यान से सुनिएगा पहले तब आंसर करिएगा। और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये निर्वात में वैक्यूम में चल रहा है, मतलब निर्वात में कहीं है, और एक बिंदु पर 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2, ये है Q1 क्या है बोलिए, और यहाँ पर है Q2 और ये है 3 माइक्रो कूलम, कितना है बोलो। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा ये जा रहा है कि बताइए इन दोनों बिंदुवत आवेशों Q1 और Q2 के बीच कितना बल लग रहा होगा। तो ये फॉर्मूला आप सीधे लगा दीजिए, F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो बोलिए क्या करें, K का वैल्यू कितना रख दें 9 गुने 10 का पावर 9 चलेगा। अच्छा Q1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो कूलम है तो उसको ऐसे लिखें 2 गुने 10 का पावर -6, गलत हो गया। 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना बताए थे 10 का पावर, तो 2 माइक्रो कूलम मतलब कितना होगा 2 गुने 10 का पावर -6, ध्यान रहेगा। तो ये हो गया Q1 का वैल्यू, गुने Q2 का वैल्यू कितना है 3 माइक्रो कूलम, तो क्या करें 3 गुने 10 का पावर। देखो आपको जो क्वेश्चन देना होता ना, अगर बहुत आसान देना होता, आसान तरीके से आपको पढ़ाना होता, तो मैं सीधे बोलता इसे आसान क्वेश्चन में आपको दे सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है 3 कूलम चार्ज है, बीच का जो दूरी है वो 10 मीटर है, बताओ कितना बल लगेगा। अब आप यहाँ रखते फॉर्मूला K गुने बोलिए K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो K है उसका वैल्यू पुट कर देते 9 गुने 10 का पावर 9, Q1 का मान कितना है 2 कूलम है, Q2 कितना है, अरे वहां माइक्रो थोड़ी लगा है, वो तो सीधे कूलम में दे दिया मैंने, 2 3 तो वैल्यू पुट कर देते आप, और बीच का डिस्टेंस कितना है 10, और 10 का क्या कर देते आप, इसको हल करना रहता 3 दूना 9 6 54। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर यानी 10 का पावर 2 होगा, अरे वहां के ना ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है। आप ये बात जानते हैं ना कि अगर 1/10 का पावर 2 हो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ऊपर ले जाकर 10 का पावर -2, हाँ या ना। तो ऊपर है 10 का पावर 9, ये जब जाएगा तो 10 का पावर 2 माइनस में रहेगा, तो बताइए यहाँ पे 10 का पावर कितना बचेगा
7, कितना बचेगा? इतना। आप बल निकाल रहे हैं तो बल कैसे मात्रा क्या होता है? तो हो गया ना, इतना आ गया। 54 गुने 10⁻7 न्यूटन। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और कहिएगा हाँ सर बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन बात समझिए, आप जैसे ही 12th में जाएंगे ना तो वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको माइक्रो में मिलेगा, नैनो में मिलेगा, मिली में मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन आसान बनाने के लिए या आपको बुआ बुआ क्वेश्चन देकर के आपको बस आगे बढ़ाने के लिए मैं वो काम नहीं कर सकता जो नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि ये जो आप यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 कूलम चार्ज, यहाँ लिख दिया 3 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज और 3 कूलम चार्ज ये जो है ना, ये इतने कम चार्ज नहीं होते, ये बहुत ज्यादा चार्ज हो गया। 2 कूलम चार्ज इतना आसान काम नहीं है किसी बॉडी पे क्रिएट करना, उत्पन्न करना। हम लोग को हो सकता है ये खेल खेलने में बहुत आसान लग रहा हो, वैल्यू छोटा रहता है तो कैलकुलेशन आसान होता है, गणित आसान होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम इजी होता है। नो डाउट आपके अगर क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में या क्वेश्चन में कहीं मिलता है तो आप ऐसे सॉल्व करिए, अच्छी बात है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको लग रहा है, अभी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन, तो आपको यकीन हो जाएगा 1 कूलम चार्ज अगर किसी वस्तु पे उत्पन्न करना है ना, 1 कूलम चार्ज किसी वस्तु पे अगर उत्पन्न करना है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आपको डालना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। देखिए कितना निकालना पड़ेगा, 6.25, कितना बोलिए? अच्छा ऐसे आप नहीं फील कर पाएंगे। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 6, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इतना संख्या में अगर किसी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा ना तब तो उस पर 1 कूलम चार्ज आता है। आप मेरी बात समझ पाए? सुनाई दिया? तो माइक्रो कूलम चार्ज, नैनो कूलम चार्ज, पिको कूलम चार्ज या जो है सो कि आपका मिली कूलम चार्ज, ये थोड़ा से क्या होते हैं, कम होते हैं, जो कि क्रिएट करना आसान होता है। और क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे 12th क्लास में अगर जाओगे भी आप और ऐसे स्टार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह तो इसी के रिस्पेक्ट में मिलेंगे। या आप 10th क्लास की अच्छी किताबें देखेंगे, जैसे पियर्सन की किताबें आती हैं, सिंगेज की आती हैं, जो सीबीएसई माध्यम की होती हैं, तो उसमें आप देखिएगा 10th क्लास की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये फॉर्मूला है जिससे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि 10th क्लास में ये फॉर्मूला नहीं है, टॉपिक नहीं, ये फॉर्मूला है, टॉपिक है, आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छी किताबों से, जैसे सिंगेज का हो गया, पियर्सन की फिजिक्स हो गई, उससे अगर आप पढ़ोगे, सीबीएसई माध्यम से अगर आप होते तो आपको ये पढ़ना ही रहता, 10th क्लास में ही आपको पढ़ना रहता। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग पढ़ लेते हैं सीबीएसई वाले, आपका छूटा रह जाए। आप भी थोड़ा सा एडवांस सीख लो, अच्छी बात है। और कौन सा बड़ी चीज है, क्या आप बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो बोलिए क्या नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए क्या होगा? अच्छा 10⁻7 कैसे आ गया? देखिए ऊपर देखिए, एक तो ये 3 दूना 6, 9, 54 ये समझ में आया होगा, नीचे 10⁻2 हो जाएगा ना। तो मैंने बोला कि 10⁻9 ऊपर था, इसको रहने दीजिए गुना में, ये 10⁻2 यहाँ पे प्लस है पावर, जब ये ऊपर जाएगा ना तो 10⁻, यही चीज -2 बन जाएगा, ठीक। और हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, कहीं जब नीचे वाला आधार समान होता है ना तो पावर हम लोग जोड़ते हैं, तो 10⁻, जब 9 में -2 को जोड़िएगा तो बताइए कितना बचेगा? 9 में अगर -2 जोड़िएगा तो कितना आएगा? हाँ 7 आएगा, -7 आएगा, सिर्फ 7 आएगा ना। हाँ तो आ गया ना फिर 7, समझ आया? चलिए, तो एक छोटा सा मैंने आपको बस एक झलक दिखाया है कि 1 कूलम आवेश अगर कहीं उत्पन्न करना है तो इतना आसान काम नहीं है जितना आसानी से यहाँ मैं लिख दिया कि यहाँ 2 कूलम चार्ज इस पॉइंट पे, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज इस पॉइंट पे। इतना आसान काम नहीं है ये क्रिएट करना, ठीक है, किया जा सकता है बट इतना आसान तो नहीं है ये। दूसरी बात, अगर 1 कूलम अगर इतना इलेक्ट्रॉन निकालने से उत्पन्न होगा तो सोच के देखिए, अगर 3 कूलम कहीं उत्पन्न करना है तो बताइए, इसका 3 गुना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो हम लोगों के रोजमर्रा की लाइफ में ज्यादातर चलता है उसी को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, उसी को लेकर सॉल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा माइक्रो में ही, नैनो में ही, मिली में ही क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूँ और उसी तरीके की प्रॉब्लम आपको देना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन क्या था, एक पॉइंट पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, कितना है बोलिए? 2 माइक्रोकूलम। अब 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 गुना 10 का पावर -6, और 10 का पावर -6 लग गया ना उसके अंदर तो वैल्यू छोटा हो गया, बड़ा नहीं हुआ। क्या हुआ? 10 का पावर -6 लग गया तो वैल्यू छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? ये छोटा हो गया।
10 का पावर माइनस 28 में लग गया तो बहुत छोटा वैल्यू हो गया, बहुत कम चार्ज हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बटा में चाहिए ना अभी, ओहो बटा में चाहिए ना, ये रहा k, ये रहा q1, ये रहा q2, तो k q1 q2 और बटा में r का स्क्वायर। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वही r होता है, तो 10 का क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया। तो f बराबर, इसको हल कर सकते हैं, बोलिए 3 दूना 9 छक तो 54 आएगा। अच्छा, ये 10 का पावर 9 ऊपर है ना, अच्छा 10 का पावर ये जो 2 नीचे है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 6 है, माइनस में 1 और 6 है, अब माइनस में 2 और जाएगा तो माइनस 6 माइनस 6 12 हो गया, माइनस 2 और तो माइनस 14 हो गया। तो एक 10 का पावर 9 प्लस में और 10 का पावर माइनस 14 आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? हाथ उठाइए, सच में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे 54 गुने, अब बताइए कितना आना चाहिए, माइनस में बचना चाहिए कि प्लस में? ज्यादा माइनस वाला है ना, ये भी देख लीजिएगा, प्लस वाला 9 हुआ है, माइनस वाला 14 हुआ है, तो क्या को बचेगा? तो हो गया ना 54 गुने 10 का पावर माइनस, आप बल निकाल रहे थे तो क्या लगाइएगा, न्यूटन। हाँ देखिए, बल लगा निकाल रहे हैं तो न्यूटन लगाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इमीटर में होगा तब, आई बात समझ में, कूलम में होगा तब। सब अगर ऐसा ही मात्रक में रखे हैं तो बल कैसे मात्रक भी न्यूटन होता है, न्यूटन लिखिए, सुनाई दिया? चलिए, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। एक वो हो गया, एक ये हो गया, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। ये तो बस एक सिंपल सा बात था, जब कभी आगे आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो अगर दिया जाए तो, हाँ या ना? ठीक है, तो आज के होमवर्क में लास्ट में, ठीक है, मैं आपको दूंगा, आप घर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना के लाइएगा। ठीक, चलिए, तो चाहे चलो पहले एज ए होमवर्क ही दे देता हूँ। चलो HW कॉपी में कहीं साइड में लिखना है तो लिखो, ये क्या वैल्यू याद रहेगा ना, कितना, 9 गुने 10 का पावर 9। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दे रहा हूँ कि Q1 यहाँ लिखता हूँ, टेबल टाइप का बना देता हूँ, और Q2 यहाँ देता हूँ, और आपको यहाँ पे R दे देता हूँ, और आपको निकालना क्या है, फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, मैं 4 क्वेश्चन दूंगा आपको। पहला, Q1 जो है 5 माइक्रोकूलम है, और ये 2 माइक्रोकूलम है, 20 का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, इस बार R मैंने सेंटीमीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर वाला ही बताता हूँ आपको, टेंशन ना लीजिए। तो फोर्स वाले में खाली जगह आपको बताना है कि ये इनके बीच जैसो कि बल कितना लगेगा। अच्छा, एक जगह मैं देता हूँ -2 माइक्रोकूलम, एक जगह देता हूँ -2 जैसो कि मिली कूलम, और बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है सो कि 10 सेंटीमीटर ही रखता हूँ, और यहाँ भी आपको बताना है कि फोर्स का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, फिर माइनस में 4 माइक्रोकूलम रखता हूँ, फिर यहाँ माइनस में 6 माइक्रोकूलम है आपका, और आगे अगर देखा जाए तो डिस्टेंस में आपके लिए 100 सेंटीमीटर कर देता हूँ, और फिर आपको जो है सो कि फोर्स निकालना है। और एक अंतिम कि 10 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ भी 10 माइक्रोकूलम, बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है सो कि फोर्स क्या लग रहा होगा। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों को ठीक ढंग से आप नोट कर लीजिए टेबल बना के, और इन चारों के बीच आप फोर्स निकाल के लाइएगा। हो गया? कोई बाकी है, हाथ उठाइए, नहीं, चलिए ठीक। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, कितने लोग इसको बना करके लाएंगे, हाथ उठाइए। बन जाएगा, कितने लोगों से बन जाएगा, बनेगा? ठीक, इसमें से अगर कोई आपको भारी लग रहा हो तो मैं उस टाइप का ले लेता हूँ। जैसे देखो, ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 2 चार्जेस में माइनस वाला उठाता हूँ, और सेंटीमीटर में एक डिस्टेंस लेकर के एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं माइनस में
20 माइक्रोकूलम। कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, वो टफ करते हैं थोड़ा सा और। माइनस 20 माइक्रोकूलम है, इस पॉइंट पर ये चार्ज है, ठीक है। इसको Q1 बोल दीजिए। यहां से बोलिए डिस्टेंस कितना ले लिया जाए, हमेशा 10 ही लीजिएगा, बोलिए बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, आर का वैल्यू ले लीजिए कितना जी, वो कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो चलिए 10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। यहाँ पे आ गए Q2, Q2 का कुछ अपने मन से वैल्यू बोलिए, माइनस बोलिए, माइनस में दोनों माइनस में कर लें कि एक माइनस में एक प्लस में, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सो कि ये माइनस में माइनस 20 माइक्रोकूलम, यहाँ क्या रख ले बोलिए, हाँ -16 माइक्रो नैनो कुछ भी बोलो, ठीक है चलिए। -16 बोल करके आप लोग बहुत भारी कर दिए ना, गुना आता है ना आप लोगों को, बस यही सब गुना भाग करना और क्या। चलिए फोर्स निकालना है, क्या निकालना है बोलिए फॉर्मूला तो, के Q1 Q2 बटा, बस के का वैल्यू बोलिए 9 गुने 10 का पावर, चलिए Q1 बोलिए -20 माइक्रोकूलम, कोई नहीं माइनस रख लीजिए, 20 है तो 20 रख लीजिए, माइक्रो है तो 10 का पावर -6 लगा लीजिए, हो गया। ये हो गया कूलम, किस में हो गया, कूलम में, गुने। अब आइए Q2 के बारी आ गई, ये भी है माइनस में 16, माइक्रो है तो 10 का पावर -6 और कूलम तो वहीं जाएगा। ये माइक्रो के लिए आता है 10 का पावर -6, किसके लिए आता है, बस। तो ये हो गया के, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अब जिस माइनस से आप डर रहे थे, ये आपको दिक्कत लग रहा होगा, वो माइनस में माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस। और इधर जो प्लस रहता है आप उसको नहीं दिखाते हो, रहने दो आप, आई बात समझ में। अरे बोलिए, कोई दिक्कत। अच्छा मान लीजिए कि एगो माइनस में रहता और एगो प्लस में रहता, तो बताइए यहाँ पे चिन्ह क्या बचता, माइनस रहता। तो अब आपसे पूछा जाएगा एक सवाल कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस दिखे तो वह बल की जो प्रकृति होती है विकर्षण का होता है, और अगर माइनस का दिखे तो उस बल की प्रकृति क्या होती है, आकर्षण की होती है। बस इतना सा अंतर है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। क्योंकि अगर माइनस आया है तो जरूर ये तय है कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, अरे हाँ या ना बोलो। अगर दोनों प्लस में होगा तो क्या है, माइनस आएगा। अगर दोनों माइनस में होगा क्या तब भी माइनस में आएगा, नहीं तभी प्लस में आ जाएगा, अरे हाँ ना बोलिए। तो दोनों अगर माइनस में रहा तभी रिजल्ट प्लस में आएगा, जब दोनों प्लस में रहा तभी प्लस में आएगा। माइनस यहां तभी आएगा जब एक चार्ज प्लस में और दूसरा कोई भी एक प्लस में और कोई भी एक माइनस में। तो एक अगर धनावेश हो और एक ऋणावेश हो तो बीच में आकर्षण होता है कि विकर्षण, तो माइनस इस बात का संकेत रहेगा कि दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का है, और प्लस इस बात का संकेत हो जाएगा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल विकर्षण का है। समझ में आई बात, बस इतना सा फर्क है। तो अब बताइए ये बल विकर्षण का होगा क्या आकर्षण का, विकर्षण का। किसका होगा, क्योंकि ये तो प्लस होने वाला है ना, ठीक है। और अच्छा बीच का डिस्टेंस छूट गया, रुक जाइए। अच्छा डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्या बदलना है। तो आज तक आप जो भाषा बोलते आ रहे थे ना कि 100 से भाग दे देते हैं, सही है कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो बेसिकली आप जैसे कि 100 से डिवाइड करते हो, लेकिन आज से इस चीज को थोड़ा बोलने का तरीका बदलिए। किसी भी जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो ना, तो उसमें 10 का पावर -2 से गुना कर दीजिए। कितना से, जैसे हम बोले कि 12 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, तो आप करिए इसे 12 अगुने इसमें 10 का पावर -2 गुना कर दीजिए, आप लिखिए मीटर, सेंटीमीटर लिखिए मत, हो गया खेल खत्म, ऐसे लिखिए। बात वही है, कहने का तरीका बदल रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यही तरीका उचित होगा और सही कैलकुलेशन देगा, जल्दी से सॉल्व करवा देगा। तो 12 और बटा 100 आप ऐसे करते हैं, तो 12 बटा 100, तो 12 100 का मतलब कितना होता है 10 का पावर 2, और 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 गुने 10 का पावर -2, होगा कि नहीं होगा। बात वही है, बस मैं आपको ये पूरा प्रोसेस करने के बजाय ऐसे बोल के बता रहा था। तो आप मुझे बताओ एक चीज थोड़ा सा, कि यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 में मैं गुना कर देता हूं 10 का पावर -2 से। अब ये जैसे ही मीटर में हुआ, इसका क्या करना है,
स्क्वायर, भूलिए मत। अभी आप 10 में ये गुना किए हैं तो मीटर में चेंज करने के लिए गुना किए हैं, ये हो गया आपका आर मीटर में, और इसका अब आप स्क्वायर कर दो। अब इसको सही से सॉल्व करना होगा। चलो करते हैं, जो जो वैल्यू होता है ना उसको उठा के पहले कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहो तो दिखा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो। चलो आगे आएगा 9, ध्यान से सुनना मेरी बात। 9 यहाँ पे आएगा, इसमें 16 है और इसमें क्या है 20 है, ले लीजिए 20 गुने कितना 16। जो सारे वैल्यूज होते हैं ना, कैलकुलेशन कैसे करते हैं थोड़ा देख लो एक बार। जो सारे वैल्यूज होते हैं उनको इकट्ठा कर लो और 10 के पावर वाले को एक साथ इकट्ठा कर लो। तो 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर माइनस 6 कितना हो गया 10 का पावर माइनस 12, और 9 को तो प्लस में है। अरे हाँ ना बोलिए, नीचे वाला भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें अभी इसका स्क्वायर है। तो 10 का पावर माइनस 12 ही होगा और 10 का पावर 9 ही होगा, तो कितना हो जाएगा कितना -3। 9 प्लस में था 12 हुआ आ रहा है, तो -3 ऊपर बचेगा अभी। ठीक, नीचे वाला भी हम लोगों ने खेल खत्म नहीं किया, उसको रुक जाइए। 10 गुने 10 का पावर -2, अगर 10 लिखा है तो 10 का पावर 1 होगा। अरे हाँ या ना बोलो। तो 10 का पावर एगो प्लस में और 2 को माइनस में, तो क्या बचेगा -1 बचेगा। और -1 का फिर उसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा -2 आएगा। बेसिकली ये रिजल्ट कितना आएगा, नीचे आ जाएगा इतना 10 का पावर -2। ये कैलकुलेशन अगर आपको दिक्कत कर रहा हो तो आप कॉपी अलग से लेकर के आइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। कहीं अगर दिक्कत हो रहा हो समझने में तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत। या ऐसे समझ लो, दिया गया था 10 सेंटीमीटर, मीटर में आपको बदलना था, 100 से भाग देते, 1 0 से 1 0 कट जाता, 1/10 होता, ये आर होता। इसका आप स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर 1 रहता, फिर 10 का स्क्वायर कितना होता 100, ये ऊपर जाता 10 का पावर फिर -2 बनता कि नहीं बनता, तभी वही रिजल्ट आता। आप जैसे मर्जी करके सोच लीजिए, आप वहीं पहुंचेंगे, बशर्ते आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। तो अब बताइए कितना हो जाना चाहिए, ये इसको गुना कर लें क्या, गुना कर लिए 16 को 20 को 9 को तीनों गुना कर लिए, कितना 2800 इतना आया। अच्छा ठीक है, ये 10 का पावर देखो तो -3 है, ये -2 वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 10 का पावर सिर्फ -1 बचेगा क्या। अरे भाई प्लस में जाकर 2 को तो कम कर देगा ना, तो माइनस में 1 को ना बचेगा। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो है ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, क्या इस 10 के पावर -1 को भी खा जाएगा क्या। अरे हाँ ना बोलो, अरे बोलिए हाँ या ना। 10 का पावर -1 का मतलब 1/10 होता है ना, तो 10 0 0 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 200। बताइए, जो लग रहा था कि इतना डिफिकल्ट है इतना भारी है, अब बहुत भारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो आया 288। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है। तो ऐसे प्रॉब्लम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बताइए कूलम्स लॉ कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक बढ़िया। तो जो कूलम्स लॉ है, कूलम का नियम है, जो कूलम का नियम है हमको क्या बताता है, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है कि कितना बल लग रहा है। अगर उसको निकालना हो कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं K/Q1Q2/R²। कोई दिक्कत, इसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक बढ़िया। अब अगर आगे देखा जाए, हाँ एक बात अगर आप मेंशन करना चाहें और ध्यान रखना चाहें, कितना एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखिएगा, सब तो है ही, लेकिन जो कूलम का नियम है वो लागू होता है बिंदुवत आवेशों के लिए। किसके लिए, जैसे आपसे कोई ऐसे बोल दे ना, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई टेढ़ा मेरा बहुत सारा इस तरह का वस्तु है, इस पर कुछ चार्ज डाल दिया जाए, इस पर कोई आवेश हो, एक और ऐसे कि ऐसे कोई वस्तु डाल दिया जाए, ठीक है। इस पर मान लो आवेश है Q1 इस वस्तु पर, इस वस्तु पर आवेश है Q2, इसके बीच का कोई डिस्टेंस दे दे, अब बोले कि बताइए इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, बोलिएगा कूलम्स लॉ इसके लिए वैलिड नहीं है। कूलम्स लॉ ऐसे चीज़ों के लिए नहीं लगा सकते। कूलम्स लॉ लगा सकते हैं दो केस में बेसिकली, अभी तक ध्यान रखना। एक हम लोगों का पॉइंट चार्ज, मतलब आवेश एकदम बिंदुवत होना चाहिए, इतना छोटा आकार के पार्टिकल होना चाहिए जो लगेगा एकदम पॉइंट साइज का है। और आप बिंदु की जब डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई हो, बोलते हो नहीं बोलते हो आप, कि उसमें उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, बेसिकली लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होना चाहिए, और वही मतलब उस तरह का। तो एक पॉइंट साइज का पार्टिकल हो और उस पर जो चार्ज होता है तो उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, तो उस केस में आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे Q1 पॉइंट चार्ज है, दूसरे पॉइंट पर अगर Q2 चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ कूलम्स लॉ वैलिड है, यहाँ कूलम्स लॉ लगेगा।
और अगर वस्तु बड़ी है तो कूलम्स लॉ तभी वैलिड होगा, लेकिन एक स्थिति में, कब? जब ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, इस टाइप का हो, जैसे ये यहाँ पे एक गोलाकार वस्तु हो, समझिएगा बात क्या कहना चाहते हैं हम। ये एक गोलाकार वस्तु है और यहाँ पे एक और मान लीजिए इसी तरह का एक और वस्तु यहाँ पे आ जाए, मान लो ऐसे कोई इस तरह का, और इस वस्तु पर आपको जो है सो कि मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे चार्ज डाल दें, मान लीजिए इससे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे डाल दें, ये ठीक है। जब आपने अब एक सोचा कि बड़ा वस्तु के लिए नहीं लगेगा, तो ऐसा बात नहीं है, बड़ा वस्तु के लिए लगेगा, लेकिन अगर वो स्फेरिकल होगा, गोलीय होगा, तब लगेगा, इस केस में लग सकता है। तो उस वक्त आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी कहाँ से लेना है, जो आर आप ले रहे थे, आर का वैल्यू, तो याद रखिएगा इसके सेंटर टू सेंटर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से सेंटर तक। ये नहीं कि बीच का दूरी पूछ रहा है तो फटाक से इसके यहाँ शुरू किया, यहाँ तक चले, इसके बीच का ही दूरी है, नहीं, आई बात समझ में, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी कहानी एक अलग है, लेकिन ध्यान रखिएगा कूलम्स लॉ अगर वैलिड है, एप्लीकेबल है, कहीं लगाते हैं, कहीं के लिए लागू होता है, तो दो केस में अभी बताया मैंने, एक बिंदुवत आवेश के लिए, और अगर किसी बड़े वस्तुओं के लिए लागू होता है तो वस्तु की आकृति कैसी होनी चाहिए, गोलीय होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। और बाकी आपको फॉर्मूला मिल गया कि इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, आसानी से उसको यूज करिए और दो आवेशों के बीच का बल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत? ठीक, वेरी गुड। तो इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग का एक हेडिंग लगा रखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है बोलिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलिए? इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? देखो, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, क्या बोलो, जहां उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है? बस आई बात समझ में ना। आप जो है सो कि क्या बोलते हैं, आप कहीं किसी दूसरे के फील्ड में गए हैं और जैसे ही उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपको महसूस होने लगे ना, हम कहेंगे वहां पर उसका फील्ड है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है सो कि एक हम वस्तु रख दिए, ठीक है, और इस वस्तु पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब गलती से क्या हुआ कि एगो प्रोटॉन जो है इसके यहाँ, इसके पास में आ रहा है, मतलब प्रोटॉन कोयला के यहाँ पे छोड़ दिया, अभी क्या होगा, यहाँ पे रुकेगा कि भाग जाएगा? क्यों भागेगा? आई बात समझ में। तो ये जो आवेशित कण है, समझिएगा बात, ये जो आवेशित कण है ये तुरंत महसूस करने लगेगा कि हमारे ऊपर एक बल लगाया जा रहा है। तो क्या ये पकड़ के खींचने गया है या धकेलने गया है? नहीं ना। क्या इसको जाके उसको संपर्क करके उससे सट करके धक्का दे रहा है? नहीं ना। तो इसके चारों तरफ का जो ये स्पेस है ना, जो जगह है, ये जो स्पेस है, जगह, ये जो फील्ड है ना, यहाँ पर एक आवेशित वस्तु है, इसके चारों तरफ, जब चारों तरफ बोलूं तो आप चारों तरफ सोचना, ये बोर्ड पे खाली मत सोचना, बाहर भी आ सकते हो बोर्ड से, बोर्ड के अंदर भी जा सकते हो, नीचे ऊपर ऐसे कहीं भी। तो उस वस्तु के चारों तरफ जो है सो कि उसका अपना एक क्षेत्र बन जाता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो यहाँ पे वो खूंटा कर दो, क्या कर दो, एक खूंटा लगा दो, खूंटा समझते हैं ना आप लोग, जिसे गैया भैंसिया बांधी जाती है, तो खूंटा लगा दीजिए, और खूंटा से की सहायता से एगो चेन लगा दीजिए, चेन में सिकर लगा के एगो कुत्ता बांध दीजिए, क्या बांध दीजिए, यहाँ मान लीजिए एगो डॉग आप बांध दिए हैं, डॉग, तो ये कुत्ता क्या करता है, अपना एगो रेडियस में एगो सर्कल बना लेता है, अरे हाँ कि ना, वो चारों तरफ से लगता है, वो चिल्लाते रहता है। गलती से इसके क्षेत्र में आप आ जाइएगा तो ये क्या कर लेगा, आपको काटेगा नहीं काटेगा? तो इसका अपना क्या है, इसका एक सर्कल के अंदर इसका अपना एक क्षेत्र है, जैसे ही आप उसके क्षेत्र के अंदर जाइएगा वो अपना प्रभाव दिखा देगा, हाँ कि ना? अरे बोलिए, आज जितना ही करीब जाइएगा उतना ही बढ़िया से प्रभाव दिखाएगा, अरे हाँ कि ना? सही बात है ना। थोड़ा दूर रहिएगा तो हो सकता है कम अप्रोच में रहे, कम पकड़ में है, कम, आई बात समझ में ना। बहुत करीब जाइएगा तो बढ़िया से धड़ेगा, हाँ कि ना। तो बहुत करीब, यही होता है बेसिकली, यहाँ भी यही केस होता है, सेम सिचुएशन यहाँ भी है, ठीक ना। तो एक्चुअल में क्या है आपका, क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक डॉग का, एक कुत्ते का अपना फील्ड होता है, वैसे ही जब कोई आवेशित वस्तु होती है, जब कोई आवेशित वस्तु होती है या कोई आवेशित कण होता है, तो उसके चारों तरफ स्पेस में
जो क्षेत्र होता है उसका अपना एक प्रभाव होता है, उसका अपना एक इफेक्ट होता है। जहां कोई दूसरा अगर आएगा उसके अंदर तो अनुभव करने लगेगा। अगर प्लस वाला आएगा, ये पहले से प्लस है, तो ये विकर्षण बल अनुभव करेगा, इसको लगेगा कि हमको कोई बाहर धकेल रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर यहीं पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन रख दें, ये कैसा अनुभव करेगा? इसको लगेगा कि भाई ये नेगेटिव चार्ज वाले को लगेगा कि इसको हमको कोई क्या कर रहा है, खींच। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत? ठीक है, सोच के देखिए, हम लोग को इस बात का लगातार अनुभव होता भी है कि पृथ्वी हमको खींच रही है। हम लोग भले ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, पृथ्वी हमको लगातार खींच रही है कि नहीं खींच रही है? आपके नीचे से अचानक से छत को खींच के हटा दिया जाए, क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, नहीं जाएंगे? समझ रहे हैं ना बात आप? ठीक है, तो पृथ्वी लगातार हमको क्या कर रही है, खींच रही है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, आपको पकड़ के खींचने आ रही है, उसका गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। क्या है? ग्रेविटेशन का फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। और उस आप उसके फील्ड में लाई करते हैं। जब हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं, अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, तो हम लोग उसको क्यों एस्केप वेलोसिटी देते हैं, पलायन वेग क्यों देते हैं? एक ऐसी वेलोसिटी जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। बहुत तेजी में क्या भेजते हैं कि बहुत स्लो भेजेंगे तो पता लगेगा पृथ्वी खींचते खींचते उसको वेलोसिटी इतनी कम कर देगी फिर वापस चलाएगा धरती पर। आई बात समझ में? तो चंद्रयान 3 फिर वापस पृथ्वी यान बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो कहने का ये मतलब है कि इसके आसपास, जैसे अर्थ के आसपास जो है, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशन का फील्ड है। जैसे हम लोगों का एक मैग्नेट होता है, एक चुंबक होता है, जिसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। काला वाला मैग्नेट देखे आप लोग? हाँ, तो चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें कोई लोहा का कण रखिएगा, दूढ़े लोहा का पार्टिकल रखिएगा, कील रख दीजिएगा, फटक से खींच के सटा लेता है, हाँ कि ना? तो जैसे किसी के फील्ड में आएगा वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो वैसे ही आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर के विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को, उस स्पेस को, उस जगह को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? देखो, परिभाषा लिखना लिखाना वो बात की बात है, आपको समझ में आना चाहिए। तो डेफिनेशन में हम लोग यही लिखेंगे कि किसी आवेश के आसपास या चारों तरफ लिखिए और बेहतर लगेगा, या चारों तरफ का वह क्षेत्र। यहां पे क्षेत्र का मतलब क्या है? स्पेस। स्पेस बोलने पर ना वो 3 डायमेंशनल दिमाग में आता है, त्रिविम, चारों तरफ। आई बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्षेत्र सुनते ही दिमाग में आता है कोई सतह की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, ऐसा दिमाग में आता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने स्पेस डाल दिया, ठीक है? किसी आवेश के आसपास या चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी कि स्पेस, जहां कोई दूसरा आवेश या कोई अन्य आवेश, किस चीज का अनुभव करता है जी? कोई अन्य आवेश विद्युत बल। कौन सा बल? विद्युत बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत बल का अनुभव करता है, कॉमा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक, अच्छा एक और बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, वो आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र है, ठीक है? ऐसे नहीं समझना है कि आवेश यहाँ पर है और चले गए जो है इन्फिनिटी पे और वहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। जैसे जैसे आवेश से आप दूर जाएंगे, जैसे मैंने क्या बोला था, जो डॉग है, जैसे जैसे उससे दूर जाइएगा उसका प्रभाव क्या होगा? ठीक वैसे ही आप सोच के बताइएगा, ये प्रोटॉन में प्लस था, अब इसको बहुत करीब रख देंगे तो धक्का मार के भगा देगा, विकर्षण होगा बहुत ज्यादा। लेकिन इसी प्रोटॉन को हम यहां रखते, पहली बार में यहां ला के रखते हैं, तो बताइए उतना धक्का दे पाता? नहीं दे पाता। और कोई पूछे कैसे, तो देखिए, इसीलिए आपको इसी दिन रात के लिए कूलम्स का नियम पढ़ा है। कूलम के नियम में क्या था कि Q1 Q2 बटा, अगर दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उल्टा रिलेशन था ना, तो बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बल क्या लगाएगा? कम लगाएगा।
तो हम कहेंगे भाई इस बिंदु पर इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो क्या है, कम है। आई बात समझ में। और जैसे जैसे दूर और भी जाएंगे हम लोग ना, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से चले गए जैसो कि जलालपुर चौक पे चले गए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे बोलिए, सही बात है ना। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा भी जाए कि अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि बताइए इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां पर जीरो हो जाएगा, तो आप बोलिएगा अनंत पे। क्या बोलिएगा, इस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कहां खत्म हो जाएगा, अनंत पे। आई बात समझ में, घटते जाएगा और घटते घटते कहां खत्म हो जाएगा, अनंत पे। कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने दो चीज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, एक कूलम्ब्स लॉ और दूसरा कौन सा, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। थैंक यू।